हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। और आज हम एक और वीडियो देखेंगे दैट इज़ अबाउट रिसेंट इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी भी हुए हैं। और वीडियो है हाउ द्रौपदी मुर्मू वन इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंशियल। ध्रुव राठी की वीडियो है। ध्रुव राठी की हमने बहुत पहले एक आध वीडियो देखी की और वेल रिसर्च, वेल ऑर्गेनाइज, बड़ी एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल किस्म की वीडियोस होती हैं। सो लेट्स सी, आई होप इसमें इन्होंने काफ़ी कुछ डिटेल में एक्सप्लेन की होंगी चीज़ें जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स सी दिस वीडियो और फिर इस पर बात करते हैं। मीनवाइल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेट्स सी द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हुई इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद अब द्रौपदी मुर्मू बनेंगी इंडिया की नई प्रेसिडेंट। क्या आप जानते हैं ये ऐसी इलेक्शंस थी जिसमें आम जनता वोट नहीं डालती, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए नेता लोग इन इलेक्शंस में वोट डालते हैं। बिल्कुल। शायद से सबसे खास बात यह है इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में कि इनमें 1 पर्सन 1 वोट का फंडा नहीं काम करता। जब हम लोग स्टेट इलेक्शंस या सेंट्रल इलेक्शंस में वोट डालने जाते हैं तो हम में से हर किसी के वोट की कीमत एक ही होती है, लेकिन इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कुछ पॉलिटिशियंस के वोट की कीमत ज्यादा होती है और पॉलिटिशियंस। आइए समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे काम किया। India is all set to get its 15th president. यूपी और ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू के सपोर्ट में क्रॉस वोटिंग हुई है। Dr. Manmohan Singh are being brought in to cast his vote. The presidential polls counting is currently underway, but that hasn't stopped the celebrations from continuing. ट्रेडिशनल डांस होगा, आदिवासी होगा, मिठाई उठाई की डिस्ट्रीब्यूशन होगा। This is a very historic, significant moment. Draupadi Murmu ji has become the 15th president of India. स्पेशल किस्म का एनवायरनमेंट होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 के अकॉर्डिंग 3 एलिजिबिलिटी की कंडीशंस हैं कि कौन खड़ा हो सकता है ये इलेक्शंस लड़ने के लिए। पहली चीज, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। दूसरी, 35 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए। और तीसरी चीज, लोकसभा का मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड हो बस। इनके अलावा एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि कोई भी इंसान जो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी अथॉरिटी के अंदर, किसी भी सरकार में, वो इन इलेक्शंस के लिए खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली कंडीशन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ कोई स्टेट और कोई यूनियन गवर्नमेंट में अगर मिनिस्टर बनाया, स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनाया, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे प्रोफेसर के.टी. शाह। उनका कहना था कि हमें सिस्टम ऐसा रखना चाहिए कि कोई भी मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शंस के लिए लड़ना चाहे तो उन्हें पहले अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इस सजेशन को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि अगर हमने ऐसा सिस्टम रख दिया तो बहुत से मिनिस्टर्स को अगर इलेक्शंस के लिए खड़ा होना है, उन सबको रिजाइन करना पड़ेगा और देश में एडमिनिस्ट्रेटिव केओस आ जाएगा। तो यही रीजन है कि सिस्टम इस तरीके से बनाया गया। अब अगला सवाल यह है कि कौन कौन वोट दे सकता है इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। इसका सीधा जवाब है इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, प्लस अलग अलग स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स, प्लस दिल्ली की यूनियन टेरिटरी और पुडुचेरी की यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड मेंबर्स। याद रखिए यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स कहा जा रहा है। तो राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो वोट नहीं दे सकते। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। 1 पर्सन 1 वोट का सिस्टम इन इलेक्शंस में नहीं काम करता, क्योंकि जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो चाहते थे कि एक इक्वल बैलेंस मेंटेन रह सके सारी स्टेट्स के बीच में और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। और इसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि अलग अलग स्टेट्स के बीच में एक बैलेंस मेंटेन रह सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस स्टेट से ज्यादा एमएलए एमपीज आते हैं उनके पास ज्यादा ताकत हो, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा बड़ा हो कुछ स्टेट्स का। तो एक वोट की कीमत निकाली कैसे जाती है, इसका एक फॉर्मूला है। जो एक स्टेट की टोटल पॉपुलेशन है उसे डिवाइड करो बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली। जो इसका रिजल्ट निकलेगा उसे 1000 से डिवाइड करो फिर जो रिजल्ट आएगा उसे राउंड ऑफ कर दो टू द नियरेस्ट होल नंबर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि जब हम एक स्टेट की पॉपुलेशन देख रहे हैं तो साल 1971 में जो पॉपुलेशन थी उस स्टेट की वो कंसिडर करी जाती है। इसके पीछे रीजन ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 कहता है कि लोकसभा का कॉम्पोजिशन 1971 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए जब तक साल 2000 के बाद पहला सेंसस पब्लिश ना हो गया हो। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं पहला सेंसस क्या, उसके बाद तो 2 और सेंसस हो चुके हैं साल 2000 के बाद। लेकिन हुआ क्या कि 2002 में इस डेट को पोस्टपोन करके 2026 तक कर दिया गया। तो उसके बाद ही अब रीएडजस्टमेंट करी जाएगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद जो अगला सेंसस लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग होगी। तो 2031 में जो पॉपुलेशन होगी उसके बाद इस पूरे सिस्टम को एडजस्ट किया जाएगा। अभी के लिए हम 1971 की पॉपुलेशन ही लेंगे। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। हरियाणा की पॉपुलेशन 1971 में थी 1,36,808।
हरियाणा में टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स है 90। इस नंबर को 90 से डिवाइड करो, आता है 1,11,520। अब इसे 1000 से डिवाइड करो, आएगा नंबर 111.52। अब हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे टू द नेक्स्ट होल नंबर, ये हो गया 112। 112 अब वैल्यू है हरियाणा के एमएलए की वोट की। तो हरियाणा से कोई एमएलए अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट डालेगा तो उस एक वोट की कीमत 112 होगी। अब यही चीज हर स्टेट में एप्लीकेबल है और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के जो एमएलएज हैं उनकी वोट की कीमत सबसे ज्यादा है। इसीलिए वोट डिफरेंस में थोड़ा कंफ्यूज था कि इतना बड़ा सबसे लोएस्ट जो वैल्यू है वो सिक्किम वाले एमएलएज की है, वहां पर सिर्फ 7 है एक वोट की वैल्यू। अब टोटल में सारे वोट्स की वैल्यू कितनी हुई, फिर से हरियाणा के एग्जांपल से समझते हैं। हरियाणा में जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स होंगे वो होंगे 1 वैल्यू ऑफ वोट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो 112 मल्टीप्लाइड बाय 90, 10,080। अब इसी सेम वैल्यू को हर स्टेट के लिए कैलकुलेट कर लो, दिल्ली और पुडुचेरी के लिए कैलकुलेट कर लो, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को बाहर रखा जाएगा क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने के बाद से एक्चुअली में जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट नहीं रही। 2 यूनियन टेरिटरीज अब बन चुकी हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर की। और क्योंकि इन यूनियन टेरिटरीज में कोई लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है, ये प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर है, तो अब यहाँ के पॉलिटिशियंस वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। पहले टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी 6,264। तो इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो बाकी बची हुई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्हें काउंट किया जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए, इनकी फाइनल वैल्यू बनेगी 5,43,231। लेकिन ये तो हुई सिर्फ एमएलएस की बात, जो स्टेट गवर्नमेंट्स में हमने एमएलएस को चुना है। लेकिन जैसा मैंने बताया, जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो चाहते थे कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सारी स्टेट्स के बीच में और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। तो लोकसभा राज्यसभा के जो एमपीज हैं उनके सारे वोटों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए इन सारी स्टेट्स के सारे एमएलएस की वोटों के वैल्यू के, और यही होता है। लोकसभा में टोटल में 543 इलेक्टेड एमपीज हैं और राज्यसभा में टोटल में 245 मेंबर्स हैं, जिनमें से 12 एक्चुअली में नॉमिनेटेड है। तो नॉमिनेटेड वालों के हम वोट्स काउंट नहीं करेंगे, बचे इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा के 233। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, 233 प्लस 543 इक्वल्स टू टोटल 776 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब सारे एमएलएस की टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स थी 5,43,231। तो सारे एमपीस की जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स होनी चाहिए वो यही नंबर होना चाहिए, 5,43,231। तो इस नंबर को 776 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 700.0399। हम इसे नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करेंगे, आंसर आया 700। इसका मतलब ये हुआ कि सारे एमपीस की वोट की कीमत है 700। अब यहां पे अलग अलग स्टेट्स के एमपीस को अलग अलग नहीं कंसीडर किया जाता। लोकसभा राज्यसभा जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं सबके एक वोट की कीमत है 700। टोटल वैल्यू हो गई एमपी के वोट्स की 700 मल्टीप्लाइड बाय 776, 5,43,200, जो कि अप्रोक्सीमेटली उतना ही होता है जितना सारे एमएलएस की वोट की वैल्यू है। ये राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा यहां पर इधर उधर हो रहा है नंबर। अब हम सारे यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जो वोट्स की वैल्यू है और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से जो वोट्स की वैल्यू है, इन सब वैल्यूज को ऐड अप करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी, जितने भी सारे वोट्स डाले जा सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, सबकी टोटल वैल्यू कितनी होती है। ये नंबर है 10,86,431। और फिर कहानी सिंपल है, जिस भी कैंडिडेट को इलेक्शंस जीतनी है उन्हें 50% का मेजोरिटी मार्क क्रॉस करना पड़ेगा। अगर हर पॉलिटिशियन जिन्हें वोट डालना चाहिए वो वोट डालेंगे इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, तो मेजोरिटी मार्क हुआ 5,43,216। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे आम जनता भी जब वोट डालने जाती है, हर कोई एक्चुअली में वोट डालता नहीं है, तो यही चीज प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी होती है। तो अभी सिचुएशन क्या थी, राज्यसभा में 5 वैकेंसीज थी, स्टेट असेंबलीज में 6 वैकेंसीज थी, 2 एमएलएस को डिस्क्वालीफाई किया गया था। तो टोटल में 4,025 एमएलएस ही बचे जो वोट डाल सकते थे। लेकिन एक्चुअली में उनमें से 3,991 ने ही वोट डाला। टोटल में 771 एमपीज में से सिर्फ 763 ने वोट डाला। ओवरऑल वोटर टर्नआउट फिर भी 99% का था, जो कि आमतौर पर जो आम जनता के बीच में इलेक्शंस होती है उनमें सिर्फ 60-70% का ही आमतौर पर देखने को मिलता है वोटर टर्नआउट, यहाँ पर 99%। इन इलेक्शंस के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये पॉलिटिशियंस जो वोट डालने जाते हैं इन्हें अपनी पार्टी के द्वारा, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं,
इनकी पॉलिटिकल पार्टी इन्हें फोर्स नहीं कर सकती कि ये पॉलिटिकल पार्टी के पसंदीदा कैंडिडेट को ही वोट करें। जैसे आम जनता की जो इलेक्शंस होती हैं वो भी सीक्रेट बैलेट पर होती हैं, हम सीक्रेटली वोट डालते हैं, किसी के लिए भी वोट डाल सकते हैं बिना किसी को बताए। सेम चीज इन पॉलिटिशियंस के लिए भी है, ये सीक्रेट बैलेट पर वोटिंग करते हैं, बैलेट पेपर पर करते हैं। वैसे ये हम लोग ईवीएम पे करते हैं, ये लोग बैलेट पेपर पर अभी भी करते हैं। और किसको ये वोट डाल रहे हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिशियंस किसी भी कैंडिडेट को वोट डाल सकते हैं सीक्रेटली। तो इन इलेक्शंस में कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्रॉस वोटिंग देखने को मिलती है अक्रॉस पार्टी लाइंस। जैसे कि ओडिशा के जो एमएलए हैं मोहम्मद मोकिम, वो कांग्रेस के एमएलए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट डाला। क्यों? क्योंकि वो खुद ओडिशा से हैं, तो उनकी पर्सनल प्रेफरेंस एक्चुअली में द्रौपदी मुर्मू थी। सिमिलरली हरियाणा के जो कांग्रेस एमएलए हैं कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने कहा कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट डाला, उन्होंने अपनी कॉन्शियंस को देखकर वोट किया। वैसे ये इलेक्शंस की कहानी अगर इंटरेस्टिंग लगी दोस्तों, तो यहाँ पर मैं एक ऑडियो बुक रेकमेंड करना चाहूंगा आपको, कुकू एफएम पर, इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, और डिटेल में समझा रखा है इसमें। कुकू एफएम को तो अब तक आप जान ही गए होंगे, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर ढेर सारी नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलती है। आमतौर पर इसकी कॉस्ट होती है 399 रुपीज पूरे साल भर के लिए, लेकिन अगर आप 200 इस्तेमाल करेंगे तो आपको 200 रुपीज ऑफ मिलेंगे, यानी आपके लिए साल भर की कॉस्ट सिर्फ 199 रुपीज पड़ेगी। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ट्राई आउट कर लीजिए। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने इलेक्शंस जीती और अब वो बनेंगी इंडिया की नेक्स्ट प्रेसिडेंट। इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत साल 1997 में करी थी, जब बीजेपी इन्होंने ज्वाइन करी। सेम ईयर उन्होंने काउंसिलर इलेक्शंस लड़ी थी और जीती। उसके बाद साल 2000 में वो एक एमएलए बनी, फिर 2004 में फिर से एमएलए बनी। आगे जाकर अपने करियर में इन्होंने ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्स के पोर्टफोलियोज होल्ड किए, एनिमल हस्बेंड्री के और फिशरीज के अंडर द नवीन पटनायक लेड कोलेशन गवर्नमेंट। साल 2007 में एक्चुअली में इन्हें अवार्ड दिया गया था, नीलकंठ अवार्ड फॉर बीइंग द बेस्ट एमएलए इन ओडिशा। 2009 में इन्होंने लोकसभा की इलेक्शंस कंटेस्ट करी थी, लेकिन हार गई थी। अगले 6 सालों में काफी अनफॉर्चुनेट सेटबैक्स हुए इनके साथ। इन्होंने अपने 2 बेटों को खो दिया और हस्बैंड को खो दिया इन अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। लेकिन 2015 में सीनियर बीजेपी लीडर्स ने इन्हें झारखंड का गवर्नर बनाया और ये पहली ट्राइबल वुमन बन गई गवर्नर बनने वाली। ये कहती है कि ये गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर को बहुत पसंद करती हैं, और काफी कंसर्न भी रेज किया है इन्होंने SC ST की पुअर कंडीशंस के बारे में। कहा जाता है कि इनके आसपास के लोग इनकी सिंप्लिसिटी और हम्बल नेचर को एडमायर करते हैं। और अब जब ये प्रेसिडेंट बनेंगी इंडिया की, ये पहली ट्राइबल होंगी इंडिया की प्रेसिडेंट बनने वाली। इसके अलावा इंडिपेंडेंट इंडिया में बॉर्न होने वाली ये पहली प्रेसिडेंट भी होंगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट्स थे हमारे, वो आजादी से पहले पैदा हुए। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वोटिंग सिस्टम्स के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, मैंने पूरी सीरीज बनाई थी इसके ऊपर, यहाँ पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ऑल राइट, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। पहले तो भाई एज एक्सपेक्टेड बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ी डिटेल में पूरा प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और वो जो वोट डिफरेंस था ना, मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मैंने देखा वो 2 लाख प्लस का वो वोट डिफरेंस, तो वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा 2 लाख इतने, आई न्यू कि जो हमारे पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इसलिए सिर्फ वही वोट करते हैं। बट मैंने कहा इतनी बड़ी तादाद में तो मेंबर्स नहीं होंगे, वो तो बहुत छोटी सी नंबर में होते हैं। सो वो एक कन्फ्यूजन थी मेरे लिए, जो कि इस वीडियो के बाद क्लियर होगी। एक्चुअली पाकिस्तान में जो इलेक्शन वोटिंग सिस्टम है प्रेसिडेंट का, वो भी इसी तरह का ही है। और बहुत पहले आई केम टू नो कि वो जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाकिस्तान का वो पूरा सिस्टम बन रहा था, तो वो भी इंडिया के जो सिस्टम से उससे काफ़ी ज़्यादा वो मिलता जुलता है, उससे काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस भी ली गई थी शायद। तो वो काफ़ी सारी मिलती जुलती चीज़ें हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इसी तरीके से ही होता है। बट ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली नंबर्स बहुत छोटे कम होते हैं, तो इस वजह से वो वोट और वो नंबरिंग बड़ी डिफरेंट होती है, और काउंटिंग का प्रोसेस भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली इस चीज़ का ख्याल सिमिलरली एग्जैक्टली सेम पॉइंट ऑफ व्यू पर रखा जाता है कि जितने भी प्रोविंसेस या स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं, उन सबको इक्वल उसमें मिले। और प्रेसिडेंट जो होता है वो ऑब्वियसली उसकी सीट एक ऐसी होती है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो नहीं बैठा होता, वो एज ए मेन हेड ऑफ द स्टेट होते हैं फॉर एवरीवन। सो दैट्स वाई वो जो सीक्रेट बैलेटिंग वाला प्रोसेस है वो सारा भी इन्वॉल्व होता है। तो दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छे से इस वीडियो को एक्सप्लेन किया था। एंड देन जो अपकमिंग प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो शॉर्टली उनके बारे में लाइफ स्टोरी और उनके पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बताया, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव कि एक बहुत अच्छे प्रोफाइल वाली नेक्स्ट प्रेसिडेंट आ रही हैं।
दैट इज़ रियली नाइस एंड वी होप कि आगे वो अपना जो जर्नी है एज ए प्रेसिडेंट वो अच्छे तरीके से बेनिफिट फॉर देयर कंट्री उसको गुजार सकें। और ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। आई होप हम सब ने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। मैंने तो सीखा, मेरी एक दो कन्फ्यूजन दूर हुई और कैलकुलेशन को जिस तरह से एक्सप्लेन किया दैट वाज रियली नाइस। सो इस वीडियो से हमने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा। अगर आपको भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है इस वीडियो में तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सो डैट वी नो कि हम इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इस वीडियो के बारे में ऑब्वियसली अच्छी तो लगी होगी तो हिट लाइक बटन, कुछ कहना चाहें और तो कमेंट करें। कोई वीडियो आप चाहते हैं मैं देखूं तो उसका लिंक कमेंट में दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।